शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। गुजरात का एक बड़ा इलाका बाढ़ से जूझ रहा है, लेकिन राज्य की सियासत में हॉर्स ट्रेडिंग, धमकी और किडनैपिंग जैसे शब्द गूंज रहे हैं। 7 विधायकों के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस ने बाकी 44 को राज्य से दूर ले जाकर बेंगलुरु के एक रिजॉर्ट में नजरबंद कर लिया है। कांग्रेस ने इन विधायकों की आज मीडिया के सामने परेड कराई और आरोप लगाया कि गुजरात सरकार यानी बीजेपी की सरकार धन और बाहुबल का इस्तेमाल करके उन्हें तोड़ने की साजिश कर रही है। लेकिन उनके एमएलए एक हैं, झुकने वाले नहीं हैं। जवाब में गुजरात के सीएम विजय रूपानी कहते हैं राज्य बाढ़ से जूझ रहा है और कांग्रेस के विधायक राज्य के बाहर जाकर एक रिजॉर्ट में ऐश कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस में बगावत का ठीकरा सोनिया गांधी के सिर फोड़ रही है। उधर यूपी में भी अखिलेश यादव का आरोप है कि बीजेपी ने उनके एमएलसी को खरीदकर राजनीतिक भ्रष्टाचार किया है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, विपक्ष मुक्त भारत के लिए क्या एमएलए खरीदने पर उतर आई है बीजेपी? और सवाल यह भी, क्या विधायकों को बंधक बनाकर अपनी कमजोरी खुद छिपा रही है कांग्रेस? इसी पर बहस होगी, लेकिन जरा पहले सुनिए दोनों तरफ से आरोप क्या लग रहे हैं। सुनिए। सवाल तो ये थी कि 22 विधायक कांग्रेस के खरीद लो, उससे रिजाइन करवाओ ताकि चुनाव से पहले ही कांग्रेस खत्म कर दो। भारतीय जनता पार्टी ने शाम दाम दंड भेद, जिसे बिलो बिल्ड कहते हैं, झूठा मुकदमा दर्ज करो, सीबीआई की धौंस दिखाओ, ईडी की दिखाओ, आईटी की दिखाओ। तो आपके जहन में भी सवाल घूम रहे होंगे, कांग्रेस के सारे विधायक जो इस समय राज्य बाढ़ से जूझ रहा है और ये सारे विधायक बेंगलुरु के एक रिजॉर्ट में आराम फरमा रहे हैं, क्या ये डराए गए हैं, धमकाए गए हैं, ये बिके हैं या फिर छिपाए गए हैं? इन सारे के सारे सवालों के जवाब आज हम सबसे बड़ा सवाल में ढूंढेंगे। मेरे साथ बीजेपी से संबित पात्रा हैं, कांग्रेस से मेरे साथ पवन खेड़ा हैं, समाजवादी पार्टी से जूही सिंह और आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संबित, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। संबित, गुजरात तो आपका गढ़ होता है, आपका किला समझा जाता है। इतना कमजोर हो गया क्या ये गढ़ कि आपको वहां साम दाम दंड भेद, पैसा, धमकियां, सरकारी मशीनरी, इन सबको उतारना पड़ रहा है, गलत इस्तेमाल करना पड़ रहा है? विपक्ष में आपने सेंध लगाने की जो साजिश की है उसके लिए संबित। देखिए मानक जी, मैं बड़े आदर पूर्वक ये पूछना चाहता हूं, जो लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के विधायकों को खरीद ले रही है, मैं पूछना चाहता हूं क्या कांग्रेस के विधायक मंडी में बैठे बिकाऊ हैं? क्या वो अपने आप को बिकाऊ मानते हैं जो हम खरीद लेते हैं जाके? अगर वो अपने आप को बिकाऊ मानते हैं तो उनको ऐसे ही राजनीति छोड़ देनी चाहिए। अरे आप अगर राजनीतिक विचारधारा के व्यक्तित्व हैं, अगर राजनीतिक विचार के लिए जी रहे हैं, अपने नेतृत्व पर विश्वास करते हैं, तो आप बिक कैसे सकते हैं? कोई अगर आपको खरीदने की कोशिश भी करे तो ये आप खुद तय कर लीजिए, क्या कांग्रेस बिकाऊ है या बिकाऊ नहीं है। दूसरी बड़ी बात है मानक जी, अब टॉपिक पे आते हैं। आखिरकार ये केवल गुजरात में ही नहीं, ये बिहार में भी देख लीजिए, चाहे आप अन्य जगहों में देख लीजिए, आज कांग्रेस में इस प्रकार की अफरा तफरी क्यों है? या आप समाजवादी पार्टी के विषय को लेकर उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, क्यों इस प्रकार की अफरा तफरी है? 325 सीट उत्तर प्रदेश में मिले और खरीदने की क्या आवश्यकता है? ये अफरा तफरी इसलिए है, बार बार ये पूछा जाता है कि आखिरकार राजनीतिक जमीन किसकी है? देखिए, जमीन उसी की होती है जिसके पास ज से जज्बा होता है, म से मेहनत होता है और न से नियत होता है। आज आप बताइए, राजनीतिक जज्बा किसके पास है? कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें आपको एटीट्यूड, राजनीतिक रूप से जज्बा दिखता है? क्या आपको कांग्रेस में जज्बा दिखता है? कांग्रेस की सोनिया जी तो अभी एक बार भी स्टेटमेंट नहीं दी है, राहुल जी नदारत हैं, कहां है जज्बा उनके पास? म से मेहनत। हमारे प्रतिद्वंदी भी आज परेशान हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी और अमित भाई शाह जिस प्रकार की मेहनत कर रहे हैं, आज तक ऐसी मेहनत भारत की राजनीति में किसी ने नहीं किया था। वो भी परेशान है कि त्राहिमाम इतनी मेहनत तो हम कर ही नहीं सकते हैं, एक चुनाव लड़ने के बाद हमें तो छुट्टी चाहिए। मैं मानक जी आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश का जब चुनाव के नतीजे आ रहे थे, हम लोग पार्टी के मुख्यालय में मौजूद थे। उस समय राष्ट्र अध्यक्ष जी भी वहां मौजूद थे। हम सब चुनाव को देखकर मौज मस्ती कर रहे थे, खुशी हो रहे थे, हर्षोल्लास मना रहे थे, मगर राष्ट्र अध्यक्ष जी फोन कर रहे थे कि अगले दिन का दौरा जो है उड़ीसा में जाना है, बंगाल में जाना है, 110 दिन का दौरा करना है। और याद करिए, मैं कह रहा हूं संबित, आप कहते रहिए ठीक है, आपके नेता बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो ठीक है, वो आपका अंदरूनी मामला है। लेकिन अगर वाकई ये सारे के सारे विधायक, कहते क्या रहा हूं, ये सच्चाई है। नहीं ठीक है, मैं ये कह रहा हूं गुजरात के एमएलए अगर पार्टी से नाराज होकर पार्टी छोड़ रहे हैं तो आप उन्हें क्यों अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं?
एक दिन पार्टी छोड़ते हैं कांग्रेस, दूसरे दिन आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। 6 में से 3 आ गए, एक को आप राज्यसभा भी भेज रहे हैं। इसीलिए शक होता है कि आपने उनको खरीदा, आपने फूट डलवाई है, आपने डिफेक्शन करने की कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसका उत्तर देता हूं। पहली बात तो है, मैंने जैसा कहा, जहां तक कि हमने फूट डलवाई, हमने खरीद लिया, इसका उत्तर कांग्रेस पार्टी दे दे। क्या उनके विधायक और उनके मंत्री, उनके एमपी ये बिकाऊ हैं क्या? इसका उत्तर वो दे दे जो कोई भी आके खरीद लेता है उनको मंडी में से। दूसरी बात, हमने उनको अपने पार्टी में क्यों शामिल किया? देखिए, जो भी नेता कदकाठी का नेता हो, उसका एक कालखंड होता है, 10 साल का, 20 साल का नेतृत्व करता है, उसका एक सामाजिक बेस होता है। वो अगर अपने समाज के बेस के साथ हमारी पार्टी में आना चाहता है, हमारे विचारधारा को एक्सेप्ट करना चाहता है। देखिए, राजनीतिक पार्टी का लक्ष्य होता है विस्तार। जीत रहे हैं, इतने सालों से जीतते आ रहे हैं, इस बार भी अगर कॉन्फिडेंट है तो दूसरी पार्टी से आए नेताओं को शामिल करने की जरूरत क्या है? आप ऐसे ही जीत जाएंगे। देखिए, नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम ऐसे ही जीत रहे हैं, सही बात है। तो दूसरों को शामिल करने की आवश्यकता क्या है? राजनीतिक पार्टी का मूल मंत्र होता है विस्तार। विस्तार वहां तक जहां तक आंख जाए, जहां तक दृष्टि जाए, वहां तक राजनीतिक सृष्टि, यही नियम होना चाहिए। अरे इतने मेंबर थे भारतीय जनता पार्टी के, तो अमित भाई शाह को क्या पड़ी थी कि 11 करोड़ मेंबर बना के भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा पार्टी बनाते हैं। आप कह रहे हैं हर राजनीतिक दल अपना विस्तार करती है, हमारे पार्टी में ठीक है, चलिए ये बात समझ में भी आती है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है एक पार्टी से नेता दूसरी पार्टी में जाता है। चलिए मान लिया, भारतीय जनता पार्टी में हो, चलिए मान लिया। पवन खेड़ा, ये कैसे जनता के प्रतिनिधि हैं आपके? पवन खेड़ा गुजरात बाढ़ से जूझ रहा है और वहां एमएलए, वहां बेंगलुरु के रिजॉर्ट में हम देख रहे हैं उनकी तस्वीरें, वहां आराम फरमा रहे हैं। उनमें से कुछ मचल रहे हैं, मुझे पता है, हमने उनसे बात भी की है, वो मचल रहे हैं अपने इलाकों में जाने के लिए, लेकिन आपने उनको नजरबंद कर लिया है। पवन खेड़ा, मानक जी, मुझे ये बताइए कि मेरे घर में अगर चोरी हो रही हो तो पुलिस को कार्रवाई किसके खिलाफ करनी चाहिए? मेरे खिलाफ या चोर के खिलाफ? तो ये तो संबित जी तो कमाल की बात कर रहे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे साहब, पहले तो इसका जवाब दीजिए कि ये 20 करोड़ आप लोग ला कहां से रहे हैं जो हमारे विधायकों को आप खरीद रहे हैं? आपने तो नोटबंदी लाकर काला धन समाप्त कर दिया था, हमने अफवाह सुनी थी, ये तो अफवाह ही साबित हुई। पहले तो इस बात का आप जवाब दीजिए कि ये कौन सा काला धन है, कौन से कॉर्पोरेट हाउसेज हैं जो आपको फंडिंग कर रहे हैं, या ये कहां से आया है पैसा? देश भी जानना चाहता है। रही बात बाढ़ की, तो मानक जी, बाढ़ तो आ रही है, सरकार को एमएलएस की खरीद फरोख्त के अलावा और कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उनको क्या बाढ़ की चिंता नहीं है? एक हवाई दौरा प्रधानमंत्री ने कर दिया क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, वो तो वहीं जाते हैं जहां चुनाव आने वाले होते हैं, उसके बाद तो श्रीनगर की दिवाली भी भूल जाते हैं। तो बाढ़ की चिंता सरकार को तो है नहीं। उनसे प्रश्न पूछिए कि भाई बाढ़ आ रही है, आप क्यों मंडी लगाए बैठे हैं, एमएलएस की खरीद फरोख्त कर रहे हो, पैसा कहां से? मैं आपके आरोपों को, चलिए जनता भी देख आ रहा हूं, मैं उस पर उसी की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कितना अजीब लगता होगा, जरा सोचिए, 2 तस्वीरें जब टीवी पर चलती हैं और वहां के लोगों में इस समय क्या बीत रही होगी, बाढ़ के लोगों में, कि देखिए यहां बाढ़ में हम जूझ रहे हैं, क्या वहां के लोगों को संघर्ष कर रहे हैं, और आपके एमएलए वहां रिजॉर्ट में, बेंगलुरु के रिजॉर्ट में, राज्य से बाहर। नहीं, आप मुझे ये भी बताइए, मुझे आप ये भी बताइए, क्या वहां के लोगों को ये नहीं दिख रहा होगा, उन्हें वो भी दिख रहा होगा नजारा कि बाढ़ में हम जूझ रहे हैं और हमारी पूरी भाजपा की सरकार सिर्फ और सिर्फ विधायकों की मंडी बनाकर विधायकों को खरीदने में जुटी हुई है? उनको भी कोई बाढ़ की चिंता नहीं दिख रही है। सरकार का काम है बाढ़ पीड़ितों को रिलीफ देना। क्या रिलीफ मिल रही है वहां? इनके पास तो समय ही नहीं है। ये तो भाई पूरे दिन अमित भाई शाह वहां गए, ये वहां गए। अरे भाई साहब, चुनाव जीतने की मशीन हो, सरकार नहीं चलानी आपको। 3 साल से हम सिर्फ यही देखते हैं टीवी पर, अरे साहब वहां जीत गए, वहां खरीद लिया, वहां तोड़ दिया। सरकार चलाइए, महंगाई पे काबू करिए, नौकरियां लाइए। जनता कुछ और मांग रही है आपसे, आप दे कुछ और रहे हैं। पवन खेड़ा, आपको पता है कि आपकी दुखती रग बन सकता है। हम तो विपक्ष में हैं, हम जब सरकार में आएंगे जवाब दे देंगे। विजय रूपानी कहते हैं, विजय रूपानी गुजरात के सीएम है, कहते हैं गुजरात बाढ़ से जूझ रहा है। अहमद पटेल को राज्यसभा भेजने के लिए कांग्रेस ने अपने एमएलएस को बेंगलुरु भेज दिया, यानी सोनिया गांधी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी को राज्यसभा भेजना है, उनकी कुर्सी बचाने के लिए बाढ़ से जूझ रहे लोगों से दूर ले गए। हमारे वरिष्ठ नेता हैं, बिल्कुल करेंगे। आप, हमारा ये हक है, राज्यसभा ये हमारे हिस्से की राज्यसभा है, कोई किसी से हम भीख नहीं मांग रहे हैं। हमारे विधायक जीते हुए हैं जो ये राज्यसभा में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं पवन खेड़ा, ये आपका हक है, सही कह रहे हैं आप। ये राज्यसभा सीट आपकी होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन एमएलएस को अपने राज्य से दूर ले जाकर रिजॉर्ट में बिठाने का क्या मतलब है? उनको बंधक बनाने का क्या मतलब है? नजरबंद करने का क्या मतलब है? आपके स्टूडियो में बैठा दें,
अरे लाइए बैठाइए, हम तैयार हैं, लाइए बैठाइए, हम तैयार हैं, सबके इंटरव्यू करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मानक जी, सबको लालच दिया जाए, किसी को धमकी दी जाए, किसी को किडनैप किया जाए, किसी की पत्नी और भाई और बच्चों को धमकी दी जाए, आप कह रहे हैं आप बचा क्यों रहे अपने विधायकों को? कमाल का प्रश्न है ये तो। अच्छा, इसका मतलब गुजरात में वो सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं पवन खेड़ा? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। पूरी की पूरी मशीनरी लगी हुई है। संबित पात्रा, आपके पास आऊं उससे पहले मैं गुजरात के इन एमएलएस के थोड़े से बयान सुनाता हूं। घूम रहे हैं। जी हां, इन्हीं एमएलएस के कुछ बयान आपको सुनाते हैं जो इस समय बेंगलुरु के रिजॉर्ट में हैं और तमाम आरोप लगा रहे हैं गुजरात सरकार पर, बीजेपी पर। जरा सुनिए। संबित पात्रा, जवाब दीजिए। कह रहे हैं ना हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं है, हमको धमकियां दी जा रही हैं, पैसे के तमाम तरह के लालच दिए जा रहे हैं, सेफ नहीं महसूस करेंगे तो और क्या करेंगे? बताइए, एमएलए हैं ये जनता के प्रतिनिधि हैं। संबित, क्या कर रखा है आपने गुजरात में? तो नहीं, स्वाभाविक है, जनता भी यही एमएलए से पूछेगी कि आप एमएलए हो, आप जिस प्रकार की भ्रांति फैला रहे हो कि हम ही सेफ नहीं है, वहां जाके आप 5 स्टार रिसोर्ट में अच्छे अच्छे पकवान खा रहे हो, इस प्रकार का बहाना जनता नहीं चाहती है। कांग्रेस अभी कह रहे थे कि उनके घर में चोरी हो रही है, घर में चोरी नहीं हो रही है, सामान खुद खंडहर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। अरे क्यों नहीं जाएगा? बताइए, खंडहर बन गया है, वो सामान खंडहर में क्यों पड़े रहे? ये स्वाभाविक है, ये राजनीतिक जीवन है। कोई जहाज डूब रहा हो तो जहाज में जो कर्मी हैं वो जहाज छोड़ के जाना, ये स्वाभाविक है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस की विषय है? और यहां पर अगर आप बोल रहे हैं कि आपके घर में चोरी हो रही है तो कोतवाल से पूछिए ना। ये राहुल गांधी तो आपके मेन कोतवाल हैं, कहाँ हैं कोतवाल साहब? क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं? कोतवाल सरकारें होती हैं। हेमंत बिश्व शर्मा आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। सुनिए, हेमंत बिश्व शर्मा एक बहुत बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में। वो कुछ समय पहले कांग्रेस में बहुत बड़े नेता होते थे। याद करिए, जब उनकी व्यवस्था कांग्रेस में ठीक नहीं थी, वो राहुल गांधी जी से मिलने गए थे और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था कि राहुल गांधी जी मुझसे मिलने आए तो अपने कुत्ते के साथ आए, कुत्ते को गोद पे बैठाया, मेरा एक भी नहीं सुना, कुत्ते को सहलाते रहे। तो कौन महत्वपूर्ण है? एमएलए महत्वपूर्ण है या अपना पालतू कुत्ता महत्वपूर्ण है राहुल गांधी जी के लिए? ये मैं नहीं कह रहा हूं। पवन खेड़ा, इनके एक बहुत बड़े मूर्धन्य नेता ये अंदरूनी समस्या तो नहीं है पार्टी की? ऐसे में तो लोग छोड़ छोड़ के भागेंगे ही। अंदरूनी समस्या को आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं, उससे डील नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए ध्यान भटका रहे हैं, आप औरों पर आरोप लगा रहे हैं। डूबते जहाज को छोड़ने वाले चूहे होते हैं और हमारे संबित जी को चूहों की जरूरत है, ले जाएं। अरे ये वही है हेमंत बिश्व शर्मा जिसके लिए भाषणों में प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या आरोप लगाए थे। अब तो वो भूल भी गए वो आरोप। नहीं, पवन खेड़ा तो क्या क्या उन्होंने कहा भ्रष्टाचार का। नहीं, मेरी बात समाप्त नहीं, बीच में मत बोलिए आप। संबित जी के बीच में नहीं बोले थे मानक जी, माफ करिएगा। अब इन्हें हेमंत बिश्व शर्मा बड़े महान नेता लगने लग गए। भाई इनको मुबारक हो, और चूहे ले जाए हमारे यहां से, हमारे पास थोड़े बहुत चूहे बचे होंगे, ले जाइए। हम जो है इस तरह से घबराने नहीं वाले। और रही बात आंतरिक समस्या की, चैलेंज है, हम चैलेंजेस कई बार पहले भी स्वीकार कर चुके हैं। इंदिरा जी के वक्त से लेकर और अब तक हमने कोई कम प्रॉब्लम्स का सामना नहीं किया। कई चुनौतियां आई हैं और बिल्कुल बखूबी उन्हें निभाया। इंदिरा जी को CWC तक में नहीं बुलाया गया था, ऐसी स्थिति भी आई थी जब वो अपनी सीट हार गई थी। अरे साहब, इसी वक्त पे टेस्ट होता है मानक जी कि कौन असली है और कौन नकली है। आपको कौन हमारे साथ के समय इतने क्रूशियल टाइम पे उनको बेंगलुरु ले जाने की क्या जरूरत है? यही तो पूछ रहा हूं मैं। जैसी पार्टी में जाना चाहता है। आपको भरोसा नहीं है पवन जी अपने एमएलए पर? क्या आपकी बात नहीं सुन पाया? पवन खेड़ा, आपको अपने एमएलए पर भरोसा नहीं है? पूरा भरोसा है, लेकिन मैं एक बात बता दूं मानक जी। अरे साहब, एक और एमएलए था गुजरात में, हरेन पांड्या, उसने भी बड़ा भरोसा किया था इन लोगों पर, कहां रहा? हम तो बड़े घबराते हैं साहब, सीधी सीधी बात कर रहे हैं। हम लोग रूल से खेलना जानते हैं, हम कानून और न्याय और नियम से चलते हैं। और नियम से चलने वाला अगर छतरी लेकर बढ़ जाए बरसात से बचने के लिए तो क्या बुराई है? उस डरपोक थोड़ा ही है। बचाएंगे और बिल्कुल बचाएंगे। अच्छा चलिए, एक सेकंड, मेरे साथ जूही सिंह भी हैं, बड़ी देर से डिबेट सुन रही हैं। जूही सिंह, आपके भी 2 एमएलसी पार्टी छोड़ गए। जिस दिन अमित शाह लखनऊ में कदम रखते हैं उसी दिन आपके 2 एमएलसी पार्टी छोड़ देते हैं, 1 एमएलसी बीएसपी के। राकेश जी, एक सेकंड में आ रहा हूं। जूही जी, आप ये और अखिलेश जी सीधे आरोप लगा देते हैं ये बीजेपी का राजनीतिक भ्रष्टाचार है बुक्कल नवाब के साथ। बुक्कल नवाब वही एमएलसी है जिन्होंने पार्टी छोड़ी है। आपके पास क्या सबूत है, क्या आधार है जिसके दम पर आप कह रहे हैं कि बीजेपी और अमित शाह ने किया? मानक जी, राजनीतिक भ्रष्टाचार है जिसने भी किया हो, और यही अध्यक्ष जी ने कहा भी है। बुक्कल नवाब जी ने कहा कि 2 बार एमएलसी रह चुके हैं कि उनको पार्टी में घुटन होती है। एक और एमएलसी थे, उन्होंने कहा कि मुझे सम्मान नहीं मिलता है। तो इस तरह का परिवर्तन सत्ता परिवर्तन के साथ होता रहता है। और ये मैं भाजपा पे जरूर ये इल्जाम बिल्कुल लग रहा है कि वो खरीद फरोख्त कर रहे हैं, दबाव की राजनीति कर रहे हैं, धमका रहे हैं। लेकिन जो लोग जा रहे हैं
उनकी भी ईमानदारी पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि आप बहुत सालों तक किसी पार्टी में रहते हैं, आपको और इलेक्टेड नहीं है। ये लोकतंत्र में ये लोग जनता द्वारा सीधे इलेक्टेड नहीं है। ये तो अब जो लोग गए हैं बताएंगे। ऐसा तो है नहीं कि बहुत विचारधारा से परिवर्तित होके या नेतृत्व से परिवर्तित होके भुक्कल नवाब और जो भी एमएलसीज हैं वो गए हैं। अगर ऐसा वो कह दे, अभी तो उनको समाजवादी पार्टी में घुटन हो रही थी, इसलिए कि भाजपा को चुनाव न लड़ना पड़े। क्या आपके एमएलसीज को कितने पैसे में खरीदा गया है? आपको तो पता होगा। जब राजनीतिक भ्रष्टाचार अखिलेश यादव कह रहे हैं, आपको तो पूरी खबर होगी। बताइए जरा कितने में खरीदा गया है, और ये भी बताइए कि ऐसे 2-3 एमएलसीज को खरीदने की जरूरत बीजेपी को क्यों पड़ी है 325 सीट जीतने के बाद? जी हाँ, बता देती हूँ, 2018 से पहले कोई एमएलसी उत्तर प्रदेश से नहीं आने वाली है। 3 लोगों को चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो चुनाव न लड़ना पड़े इसलिए प्रबंधन किया जा रहा है। प्रबंधन में कोई खराबी नहीं है, भाजपा माहिर है। बाकी राजनीतिक भ्रष्टाचार केवल पैसे की खरीद फरोख्त नहीं होता है, दबाव भी होता है, धमकी भी होती है। कौन से 3 लोग हैं, नाम लीजिए जो इसे, कौन से 3 लोग हैं? नहीं तो मैं नाम लेता हूँ, आप नाम लीजिए कौन कौन से 3 लोग हैं जिनको बीजेपी चुनाव में नहीं उतारना चाहती यूपी में, और आपके एमएलसी से इस्तीफा दिलवा दिया। चुनाव में अगर उनको अपना ऑफिस होल्ड करना पड़ेगा तो उतरना पड़ेगा। वो उतारना चाहती है कि नहीं उतारना चाहती है, ये बीजेपी बता पाएगी। चाहे वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे दोनों उप मुख्यमंत्री हो, चाहे एक और भी पदाधिकारी है। तो 4 लोगों के लिए उनको अभी के अभी विधान परिषद की सीटें चाहिए, विधानसभा के नहीं। बताइए बगावत के सुर तो शिवपाल यादव भी उनकी तरफ से भी सुनाई दे रहे हैं। शिवपाल यादव, आप उन पर भी आरोप लगा दीजिए, वो भी राजनीतिक भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जूही सिंह जी, वो भी बीजेपी से पिंगे बढ़ा रहे हैं अपनी। अभी कोई जी देखिए, सत्यापित खबर तो मानक जी मेरे पास कोई है नहीं। जब आएगी तब उस विषय पर बात किया जाएगा। अभी जिसने अपना रेजिग्नेशन दिया है उसी के बारे में बात किया जाए। बताइए राकेश जी जवाब देंगे क्या? राकेश जी, राजनीतिक भ्रष्टाचार है ये जो आप यूपी में कर रहे हैं और जो गुजरात में कर रहे हैं, वो लोकतंत्र की हत्या है। गुजरात मॉडल, ये कौन सा गुजरात मॉडल है राकेश जी? एक बार मानक जी सुन लीजिए, हर पार्टी को मैं मानता हूं अपने संगठन को बचाने का स्वाभाविक अधिकार है, लेकिन जो बात खटकती है, जिसके कारण ये सवाल आज कांग्रेस पे उठ रहा है कि जन पक्षधरता और सामाजिक सरोकार, ये 2 चीजें राजनीतिक पार्टी के लिए आवश्यक होती हैं। आज कांग्रेस ने गुजरात की उस प्राकृतिक आपदा की स्थिति में विधायकों को बाहर ले जाकर, मैं पवन खेरा जी की बात से ही लेता हूं, वो कहते सरकार क्या कर रही है। मैं तो चाहता हूं विधायक होते प्रशासन और सरकार पर सवाल खड़ा करते कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में बाढ़ है, तुम नहीं कर रहे हो। वास्तव में जनप्रतिनिधि का काम ही है प्रशासन को अपने टोपे रखना, सरकार को अलर्ट रखना। आज आप विधायकों को 5 स्टार, ठीक है 5 विधायक आपके छोड़ देते, लेकिन पार्टी की लंबे समय तक विश्वसनीयता कब होती? जब आप जन पक्षधरता और सामाजिक सरोकार जुड़े रहते हैं। अब दूसरी बात पर मैं आता हूं। देखिए, राजनीतिक दल बनने के 3 कारण होते हैं। एक सिद्धांत होता है, दूसरा संगठन होता है, तीसरा नेतृत्व होता है। आज कांग्रेस का सिद्धांत और संगठन आप जानते हैं किस हालत में है, ये खुद पवन खेरा जी स्वीकार करेंगे। सिद्धांत और संगठन नाम की इनके पास कोई चीज नहीं बची, दृष्टिहीनता के शिकार है। एक नेतृत्व होता है, जब नेतृत्व इस हालत में आ जाए कि वो अपने ही कार्यकर्ताओं को एक नहीं रख सके, आकर्षक व्यक्तित्व नहीं रह पाए, उसके विचार में इतनी ताकत नहीं रह पाई जो इंदिरा जी में थी। इंदिरा जी चुनाव हार गई थी, 77 में चुनाव हार गई थी, लेकिन उन्होंने कहा साउथ से सीएम कांग्रेस पर सवाल उठाने के साथ आरोप ये भी है, इस पर भी जवाब देना पड़ेगा आपको राकेश जी। लेकिन जवाब दीजिएगा, बोलिएगा आप, आपको जो और बातें कहनी है, लेकिन जवाब ये भी दीजिए राकेश जी, अगर वाकई गुजरात आपका इतना मजबूत किला है, इतना मजबूत गढ़ रहा है, वहां इतनी इनसिक्योरिटी आ गई है कि आपको बागी नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करना पड़ रहा है बीजेपी को, क्या वजह है राकेश जी? और यूपी में भी इतनी इनसिक्योरिटी है कि वहां पे आपको मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को चुनाव में भेजने से डर लग रहा है। सामान्यतः राजनीति में दल बदल अच्छी चीज नहीं है। सुन लीजिए, सामान्यतः राजनीति में दल बदल को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन जब कोई राजनीतिक कार्यकर्ता अपने प्लेटफॉर्म को छोड़कर दूसरे प्लेटफॉर्म को स्वाभाविक सहज तरीके से स्वीकार करता है तो लोकतंत्र में आप उसको नहीं रोक सकते हैं। आज कांग्रेस के परिपक्व कार्यकर्ता जो एमएलए रहे हैं या समाजवादी पार्टी के लोग जो 2-2 टर्म एमएलए एमएलसी रहे हैं, वह अगर अपने प्लेटफॉर्म को छोड़कर सैद्धांतिक और वैचारिक और संगठनात्मक जो एमएलए बता रहे हैं 15 करोड़ का ऑफर है, उसका जवाब दीजिए। जब संघ के बैकग्राउंड के शंकर सिंह, मैं
अब सुन लीजिए, आप देखिए, मैं उस पर नहीं जाता हूँ, मैं किसी जनप्रतिनिधि का अपमान नहीं करना चाहता हूँ। क्यों इतने पॉलिटिकल बात करते हैं? आप तो एक गैर राजनीतिक संगठन के व्यक्ति हैं, कांग्रेस ने स्वीकार किया। आरएसएस तो क्लेम करती है जो राजनीति में है ही नहीं, आप बघेला जी राजनीतिक बात कर रहे हैं। देखिए पवन खेरा जी, आप जितना बोल लीजिए, राहुल जी और सोनिया जी का आकर्षण समाप्त हो चुका है। नेहरू गांधी परिवार कांग्रेस को नहीं बचा सकती है। यदि कांग्रेस को बचना है, सिन्हा साहब, आप संघ के हैं, आप क्यों इतनी राजनीतिक टिप्पणी कर रहे हैं? आप तो उसूलों की बात करिए, सिद्धांत की बात करिए। आप तो आरएसएस के व्यक्ति हैं, उसकी जहां डूब, आरएसएस में मिलावट क्यों हो गई है? नहीं है, जहां क्रिटिकल वॉइस नहीं हो सकता है, जहां नेतृत्व की समालोचना नहीं हो सकती है, जहां विचारधारा की न्यूनता को आप इंगित नहीं कर सकते हैं। आज कांग्रेस के विधायक क्यों छोड़ रहे हैं? मैं एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। देखिए, जो विधायक चुनकर आ रहे हैं, जो एमपी चुनकर आ रहे हैं, वो अपने कारणों से चुनकर आ रहे हैं। सिद्धांत और कांग्रेस उन पर भारी पड़ रहा है, तो उनको लगता है यदि इस संगठन है, इस नेतृत्व के साथ रहेंगे तो जो वो चुनाव जीत रहे हैं वो भी हार जाएंगे। इसलिए वो एक नए प्लेटफॉर्म पर भी जा रहे हैं, कम से कम उनकी जो वजूद है वो बचा रहे। हाँ, राकेश जी, कांग्रेस का नेतृत्व आज विधायकों का, सांसदों का वजूद बचाने, आपने इनसे हमें भी बोलने दीजिए। पवन खेड़ा जवाब दीजिए। अच्छा पवन जी, आपको क्या लग रहा है? पवन जी, आपको क्या लग रहा है, वजह क्या है? पहले इनसिक्योरिटी जो मैंने कहा था, क्या इनसिक्योरिटी है बीजेपी में, यूपी में भी और गुजरात में भी? क्या है ये? अरे मैं बताता हूं साहब, मैं अभी बताता हूं। पहले मैं सिन्हा साहब पे टिप्पणी करूंगा। हाँ। ये आरएसएस जो अपने आप को 1925 से गैर राजनीतिक करार करती आई है, क्योंकि आजादी के आंदोलन से बच के भागना था, अब अचानक राजनीति में इतनी रुचि। अरे साहब, पिछले 5 मिनट से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पूरी की पूरी इनकी टिप्पणी राजनीतिक है। अरे इनको तो गैर राजनीतिक बात करनी चाहिए, उन्हें सिद्धांतों की बात करनी चाहिए। हम तो बचपन से गलत सुनते आए। राहुल सोनिया सिद्धांत राहुल गांधी कोई सिद्धांत नहीं दिख रहा। अरे आप, हम गाली नहीं देते, हम गाली कभी नहीं देते, हम गाली कभी नहीं देते, हम आपको गाली कभी नहीं देते। अरे आप छोड़िए, आप केस लड़ते रहिए, केस लड़िए, केस लड़िए। आप इतनी राजनीतिक बात कर रहे हैं, आप ढोंग क्यों करते हैं? आप ये पाखंड क्यों करते हैं? आप ये पाखंड क्यों करते हैं? आप पाखंड क्यों करते हैं? बोल दीजिए, आप राजनीतिक व्यक्ति हैं और राजनीतिक पार्टी हैं। आप लोग कतई सांस्कृतिक, अरे संस्कृति का सा नहीं जानते, संस्कृति का सा नहीं जानते, चेतना का सा नहीं जानते, देश का सा नहीं जानते। आपको जानते क्या है? अरे छोड़िए, ये भी बता दें, बाला साहब देवव्रत से जो माफीनामे लिखे थे इंदिरा गांधी को, हमें वो भी मालूम है। इंदिरा जी को माफिया मानते थे आप लोग। जेल से बचने के लिए बाला साहब देवव्रत ने कितनी माफीनामे लिखे आपको कुछ पता है? आप बात कर रहे हैं। अरे छोड़िए, सुभाष चंद्र जी की बात बाद में करेंगे। बाला साहब देवव्रत से माफीनामे जेल से बचने के लिए, जेल से बचने के लिए आप लोगों में ना रीढ़ की हड्डी है या चरित्र है ना चाल है। चरित्र ही नहीं है तो आप क्या संस्कृति को बचाएंगे? कोई सांस्कृतिक नहीं है। आप लोग कतई बिल्कुल राजनीतिक है, और राजनीति में भी निम्न स्तर की राजनीति है। हमारी हैसियत, आइए चुनाव के मैदान में आरएसएस चुनाव लड़े, फिर बात करेंगे। पवन खेड़ा, आपकी बातों से क्या मैं ये नतीजा निकालूं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है, विधायकों की खरीद फरोख्त, आपके शब्दों में ये सब आरएसएस का मॉडल है? ये आरएसएस की विचारधारा के दम पे बीजेपी कर रही है? नहीं, मैं नहीं, उस पे तो खैर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। आरएसएस की विचारधारा तो मैं आज तक समझ ही नहीं पाया, दिखती नहीं है, तो मैं क्या टिप्पणी करूंगा। लेकिन ये गुजरात मॉडल तो जरूर है। जब से गुजरात मॉडल के 2 व्यक्ति शीर्षस्थ नेतृत्व पर आए हैं राष्ट्र में, हालत देखिए आप। अरे भाई, बिहार में वोट आपके खिलाफ पड़ा है, आप फिर वहां तोड़फोड़ करने चले गए। चुनाव कराइए, हिम्मत दिखाइए। क्यों डर रहे हैं चुनाव से? आप लोग तो चुनाव जीतने की मशीन है। आइए ना, बिहार में चुनाव क्यों नहीं घोषित करते हैं? हिम्मत दिखाइए। कोई हिम्मत नहीं है। अरे राज्यसभा तक में डर रहे हैं आप। बिल्कुल सही बोल रही हैं जूही सिंह जी। तीनों लोग बाई इलेक्शन से बचना चाहते हैं, आदित्यनाथ जी और मौर्य जी और तीसरे। क्यों डर रहे हैं? आइए चुनाव लड़िए। एमएलए बनने में भी डर रहे हैं तो एमएलसी खरीद लिए, ये खरीद फरोख्त कर ली। इतना रुपए कहां से आते हैं आप लोगों के पास? पहले तो इसका जवाब देश मांग रहा है। जवाब दीजिए संबित, इतना डर क्यों है? देख, नहीं, कौन डर रहा है और कौन नहीं डर रहा है, कौन चुनाव चाहता है, कौन चुनाव में हार रहा है, ये तो खुली किताब है। देखिए, जब अपने घर में खोटा सिक्का हो ना, तो इसी प्रकार से अब क्या करें। मैं तो दाद देता हूं, मैं हर डिबेट में कहता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को दाद देना चाहिए। ये 100 टन का पत्थर छाती पे रख के राहुल जी की जो बड़ाई करते हैं, ये आसान काम नहीं है। ये भी तो मनुष्य हैं, हमारे तरह ये भी संस्कारी मनुष्य हैं, ये भी सत्य जानते हैं, ये भी राहुल जी के बारे में जानते हैं कि नेतृत्व की क्या हालत है। मगर क्या करे बेचारे, अब कांग्रेस में है तो ये सब पत्थर रख के दिल पे बोलना पड़ेगा। जो झूठ को आप अपनी छाती पे लिए चल रहे हैं,
अरे आप क्यों इतना बचाए जा रहे हैं मोदी जी को, अमित शाह जी को? नहीं बोल रहा था साहब, आपको क्या मिल जाएगा? आप भी इतना बड़ा झूठ लिए चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप झूठ की लड़ाई लड़ रहे हैं। बोलिए। ठीक है, ठीक है, अब मुझे बोलने दीजिए साहब। अरे सच की लड़ाई बोलिए। देखिए, अभी चंद दिनों पहले नीतीश कुमार जी जब अलग हुए इनके महागठबंधन से, उन्होंने प्रेसिडेंट के इलेक्शन के समय एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि देखिए 2019 के लिए आप अगर अल्टरनेटिव बनना चाहते हैं तो क्या आपके पास कोई अल्टरनेटिव नैरेटिव अर्थात कोई ऐसा विमर्श है जो देश को दिशा और दशा दे सके? ऐसा कोई विमर्श दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। वही नॉट इन माय नेम, वही लिंचिंग, उसको छोड़ के आपके पास कोई और विमर्श है? कोई विमर्श नहीं है, कोई नेतृत्व है? देखिए, छोड़ दीजिए राहुल गांधी का नाम लेना। इतने दशकों से ये कह रहे हैं कि राहुल जी का जो है प्रमोशन होने वाला है, अगले महीने अगले हफ्ते वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे। जब खुद कांग्रेस में ही आत्मविश्वास नहीं है कि आदरणीय राहुल जी को वो अपने सभापति बना ले, वो अपना अध्यक्ष बना ले, तो हम बोल रहे हैं तो क्या गलत बोल रहे हैं? खुद उनके एमएलए कैसे विश्वास करेंगे? और तीसरी बात, ये राजनीतिक जीवन है साहब। राजनीतिक जीवन में जहां किसी को भविष्य नजर नहीं आता है, जहां खंडहर दिखता है, जहां सिद्धांत नजर नहीं आता है, जहां डूबता हुआ अंधेरा नजर आता है, वहां कोई भी चलना नहीं चाहता है। खुद राहुल जी को ही देख लीजिए, वो बार बार छुट्टी लेके बाहर चले जाते हैं। और चौथी और अंतिम बात, अभी प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उसमें आप तमाम राज्यों में देख लीजिए क्रॉस वोटिंग हुआ, तो वहां हम जाके खरीद रहे थे क्या लोगों को? लेकिन संबित, अगर वाकई आपको अपने ऊपर इतना भरोसा है, आपको लगता है पूरा देश संबित आपके साथ है, आपका दावा है, तो आप ऐलान कर दीजिए। आज आप अपने नेताओं से कहिए, ऐलान कर दें कि कोई भी बागी नेता आपकी पार्टी में नहीं आएगा। लड़िए अपने दम पर चुनाव और साबित कर दीजिए, सबको गलत कर दीजिए, सबको गलत प्रूव कर दीजिए कि आपने डिफेक्शन नहीं कराया, आपने कोई एमएलए नहीं खरीदा। मैंने देखिए, मैंने आपको शुरू में ही कहा कि डिफेक्शन हम करा ही नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस खुद कह रही है उनके लोग बिकाऊ नहीं है, कि वो मंडी में नहीं बैठे हैं। अगर वो मंडी में नहीं बैठे हैं तो हम खरीद ही नहीं सकते, खरीदने की कोशिश ही नहीं कर सकते। दूसरी बात, विस्तार पार्टी का, किसी भी पार्टी किसी भी सिद्धांत का काम विस्तार होता है। कोई विचार बिना विस्तार के, मैं तो चाहता हूं कि गुजरात का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक, महिला पुरुष, चाहे कोई और विचारधारा को पहले विश्वास करता या करती हो, अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। यही तो विस्तार है। और आज ये हमारे अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में ऐसा हो रहा है, तो हमारे लिए तो ये अच्छा विषय है। बताइए, आपको चिंता करना है कि आपके नाव को छोड़कर वो, अरे किनारे का दोष क्या है? ये तो उस नाव की, उस कश्ती का दोष है जो कश्ती डूब रहा है। अब लोग किनारे के आके लग रहे हैं तो आप किनारे को डांट रहे हैं। हमेशा दल बदल होते रहे हैं राजनीति में, हर पार्टी से नेता दूसरी पार्टियों में गए हैं, लेकिन इस बार शक्ति सिंह गोहिल कह रहे हैं, जो गुजरात कांग्रेस के नेता हैं, कह रहे हैं इस बार हिटिंग बिलो द बेल्ट, आपने बेल्ट के नीचे मारा है। आप ऐसी राजनीति कर रहे हैं जो ओछी राजनीति है, जो पहले किसी ने नहीं की आज से पहले। नहीं, हिटिंग बिलो द बेल्ट क्या होता है? हिटिंग बिलो द बेल्ट होता है कि कोई बिक गया। आप गोविल जी से पूछिए, क्या उनके नेतृत्व में इतना भी दम नहीं है कि उनके खुद के भाई बंधु आज बिकाऊ बन गए हैं? मैं तो सिर्फ इतना ही शब्द कहता हूं, क्यों बिकाऊ लोगों को अपने पार्टी में रखा हुआ था अगर वो एकदम ड्रॉप ऑफ अ हैट में बिक जाते हैं? नहीं, देखिए, अभी जूही जी भी कह रही थी कि 3 लोगों को चुनाव लड़ना है, तो इस प्रकार ये किया जा रहा है। अरे 325 सीट मिला, ये कोई डर का विषय है क्या? बुक्कल नवाब जी कह रहे हैं मुझे अगर कल बुलाया जाएगा तो मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊंगा। इनके यशवंत सिंह जी जिन्होंने छोड़ा, वो कह रहे हैं कि मैं मोदी जी के अच्छे काम से की सराहना करता हूं। अरे शिवराज सिंह, इनके शिवपाल यादव जी कह रहे हैं कि मैंने राष्ट्रपति के चुनाव में कोविंद जी को वोट किया। मुलायम सिंह यादव जी कोविंद जी की तरफदारी कर रहे थे, वो अखिलेश जी के साथ खड़े नहीं थे। तो क्या मुलायम सिंह यादव जी को हम खरीद रहे हैं? अरे जिन्होंने पार्टी के, उनको हम खरीद सकते हैं क्या? अरे चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है? नहीं, मैं तो इतना चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है आपके 3 नेताओं को? यहाँ पर ये भी स्पष्ट कर दीजिए। आदरणीय जूही जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मुलायम सिंह यादव जी आपके समाजवाद सिद्धांत के पुरोधा हैं। आप बताइए, जब वो बीजेपी के पक्ष में कहने लगे हैं, कोविंद जी के पक्ष में मतदान देने लगे हैं, कितने रुपए में हमने समाजवाद को खरीद लिया? आपके मानती हैं कि हमने कुछ रुपयों से मुलायम जी को खरीद लिया? आज इतने छोटे दिन आ गए हैं समाजवादी पार्टी के कि वो कहते हैं कि नेता ही बिक गया समाजवाद। अब नेताजी ही बिक गए तो समाजवाद में है क्या गए? तो आपको पता है संबित जी, आपके पास कुछ सत्यापित है कि मुलायम सिंह यादव जी ने कोविंद जी को वोट दिया? पहली बात। दूसरी बात ये कि बात हमारे 2 MLCs की हो रही है। आप बोल रहे थे, हमने उनकी बातों को सच मान लिया।
लेकिन मैं पूछना चाहूंगी कि आपके जी चलिए गलत था वो, आप मान लीजिए कि वो गलत था, वो शायद उन्होंने आपको गुमराह करने के लिए कहा हो, जैसे आप लोगों को गुमराह करने के लिए कहते हैं। लेकिन क्या तीनों हमारे नेता चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री? ये प्रश्न बड़ा जी, आप तो सीख रहे हैं, सीखने में क्या हर्ज है? आपकी स्ट्रैटेजी है तो स्ट्रैटेजी तो हो ही सकती है दूसरी पार्टी की। जूही जी देखिए, चुनाव लड़े, हमने लड़ा है 325 सीट आप लोग सबके अर्थात जनता के आशीर्वाद से मिला है। और एक बात बता दूं, आगे 3 सीट के लिए भी वही जनता जनार्दन आशीर्वाद देगी, उसके लिए 2 तथाकथित अच्छे लड़कों का आशीर्वाद नहीं चाहिए। अच्छा, फिर आपने निशाना लगा लिया राहुल गांधी पर। पवन खेड़ा आशीर्वाद दे अच्छा है। हाँ, पवन खेड़ा, लेकिन आपको भी जवाब तो देना चाहिए। देखिए, जो सवाल मैंने संबित से किया वही आपके ऊपर भी बनता है पवन खेड़ा। इनसिक्योरिटी आपकी भी है ये। अगर इनसिक्योरिटी नहीं होती तो अपने सारे एमएलएस को बाढ़ के समय आप ले जाकर राज्य से बाहर बेंगलुरु के रिजॉर्ट में नहीं रख देते आप। इनसिक्योरिटी है आपकी कि वो भी चले जाएंगे दूसरी तरफ। मानक जी, बात हमारी पार्टी की इनसिक्योरिटी की नहीं है। आपने एमएलएस के मुंह से खुद सुना। बात है कि वो स्वयं अभी इनसिक्योर फील कर रहे हैं। जिस तरह से उन पे दबाव, प्रलोभन, तो मैं बात की बात करूंगा, अगर प्रलोभन होना होता तो ये चले जाते। जो गए हैं वो बिल्कुल प्रलोभन में गए हैं। जिस तरह के दबाव डाले जा रहे हैं, जिस तरह की एजेंसीज की धमकियां, आपको वहां का माहौल नहीं मालूम है। जिस तरह से, माफ कीजिएगा, ठग घूम रहे हैं वहां। ये मंडी तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, लेकिन ठग घूम रहे हैं वहां, धमकाने, डराने, आपने दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया पवन खेड़ा। आपने कहा कि वहां विधायक खरीदे भी जा रहे हैं, डराए भी जा रहे हैं। कितने बिकने के लिए तैयार हैं और कितने डरे हुए हैं, मैं ये समझना चाह रहा हूं। कुछ तो बताइए। 44 हैं, नहीं, जो हमारे पास कितने डराए गए हैं और कितनों को लालच दिया गया है? अब नहीं, डराए तो काफी गए। हमको सब ये दिल्ली में इन्होंने आकर हमें बताया, फोन किया कि साहब हम लोग खतरे में हैं, हमें बताइए। ये लोग तो बिल्कुल ही पागल हो गए। ये शब्द थे हमारे 2 एमएलए के, तो ये तो पागल हो गए। अब क्या जवाब दें? तो आपको क्या लगता है कि हमारा फर्ज नहीं है हम अपने एमएलए को बचाएं? और ये लोकतंत्र की रक्षा है। बात मेरे एमएलए तुम्हारे एमएलए की बात नहीं है। बात है लोकतंत्र की रक्षा करना। एक कांग्रेस जैसी पार्टी जिसने लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया है, बहुत जरूरी है हमारे लिए करना। आप इसको, मेरे को अजीब सी बात मानक जी ये लगती है कि जो खरीद फरोख्त कर रहा है, जो पूरे लोकतंत्र को उधार रहा है, उसको प्रश्न पूछना ज्यादा जरूरी है। नहीं पवन जी, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा पवन जी। ऐसे तीखे तीखे सवाल पूछे जाएंगे बीजेपी वालों से कि आप भी कहेंगे कि हाँ ये हुई बात। उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। जिन जिन एमएलए को लालच दिया गया है उनसे कहिए एक सबूत ले आए, कोई भी एक सबूत, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई टेक्स्ट मैसेज, एक सबूत सामने आ जाए, फिर देखिए। मैं मानता हूं एक बात, मानक जी, ये नए भारत का नया मीडिया है कि जिसमें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी हमें करना पड़ जाए। अफसोस की बात है। नहीं पवन खेड़ा जी देखिए, नहीं डोंट पास द बक। मैं ये कह रहा हूं, अगर आप कह रहे हैं इतने बड़े पैमाने पर धमकियां दी जा रही हैं, लोगों को मीडिया का काम है, ये मीडिया का काम है। नहीं मीडिया, ये बताइए, मीडिया का काम है रिपोर्ट करना। जो अब एमएलए को अगर धमकी दी जा रही है सर, इसमें मीडिया कैसे करेगा बताइए? एमएलए के फोन पे धमकी आएगी? मैं तो एमएलए तो खुद आकर खुलकर बोल रहा है। वो तो बोल रहा है, वही मैं कह रहा हूं। तो मांग रहे हैं सर, वो तो आरोप है। उसी तरह जो 6 उस तरफ चले गए, मांग रहे हैं उस तरफ जो 6 उस तरफ चले गए, वो भी कह रहे हैं कि हम किस लिए छोड़ के आए हैं। मैं कह रहा हूं कोई एक सबूत अगर हो तो उसके बाद देखिए फिर। आप मानक जी, आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न संबित जी से कहा था, डिक्लेयर कर दें कि जो बागी होगा उसको नहीं लेंगे, देखिए कितने जाते हैं। फिर बात यह है ना, आप इधर भी सबूत मांगेंगे। देखिए मीडिया का काम है पूछना, पूछिए, आप कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बात यह है कि आप एक तरफ तो पूरे प्रश्न लगा देते हैं। मैं आप में तो वो विल पावर नहीं रहा रूल करने का। एक सेकंड, आप में विल पावर नहीं, बीजेपी में सत्ता पाने की एक जोश है, जुनून है। अरे साहब, ये जुनून किस काम का जो लोकतंत्र को ही धज्जियां उड़ा रहा है? लोकतंत्र की हत्या क्या है? चलिए, ये भी एक बड़ा मुद्दा उठाया आपने, बहुत अहम मुद्दा उठाया। बीजेपी कह रही है लोकतंत्र की हत्या ये है कि लोगों को चुना गया, वहां के लोगों द्वारा विधायकों को अपनी सेवा करने के लिए, और बाढ़ में छोड़ के चले गए। जबकि कांग्रेस कह रही है राकेश जी लोकतंत्र की हत्या ये है जो इस समय बीजेपी वाले कर रहे हैं। राकेश जी, लोकतंत्र की हत्या क्या है? राकेश जी। आकर्षण कांग्रेस में समाप्त हो गया। और मैं एक उदाहरण देता हूं कि हर दल बदल, विचारहीन दल बदल नहीं होता है। भाई रघुवीर देश के एक बड़े नेता थे। नेहरू की चीन नीति से उनका विकर्षण हुआ, पार्टी छोड़े, जनसंघ में आए और जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो पवन खेड़ा जी विधायकों पर यह आरोप लगाना बिना प्रमाण का कि
खरीद फरोख्त होता है, स्वयं आप लोकतंत्र का अवमूल्यन कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। यदि राकेश जी क्या बात कर रहे हैं? विधायकों की खरीद फरोख्त हिंदुस्तान में बरसों से दशकों से होती आ रही है। राकेश जी बताइए, राकेश जी बड़ा कन्वीनियंट है आपके लिए, आज आपने उन विधायकों को क्लीन चिट दे दिया क्योंकि वो आपकी पार्टी में आए। अगर बीजेपी से उधर गए होते तब आप कहते हैं हर पार्टी यही कहती है। मानक जी, राकेश जी हर पार्टी यही कहती है, इधर से उधर जाता है तो कहते हैं बिक गए, उधर से इधर आता है तो कहते हैं पूरा रास्ते पे आ गया। मानक जी हर जनप्रतिनिधि की अरे आप सुन तो लीजिए। नहीं, मैंने क्या कहा, मैं शुरू में कहा था दल बदल को मैं अच्छा नहीं मानता हूं, लेकिन हर जनप्रतिनिधि का एक स्वतंत्र विचार होता है और लोकतंत्र में इसकी छूट होती है कि अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार वो दल बदल सकता है। इसको आप रोक नहीं सकते, आवागमन को रोक नहीं सकते। नहीं, लेकिन ऐसा क्यों होता है राकेश जी? ऐसा क्यों होता है राकेश जी? आप रोक नहीं सकते दल बदल को, लेकिन इतने अहम समय पर, क्रूशियल टाइम पर मैं उसका कारण ऑपोजिशन वाले कह रहे हैं, कांग्रेस वाले, अमित शाह जहां जाते हैं वहां लोग रिजाइन करना शुरू कर देते हैं। वो गुजरात में थे अमित शाह, वहां पर एमएलए ने रिजाइन करना शुरू कर दिया। वो लखनऊ पहुंचे, वहां एसपी के एमएलए ने रिजाइन करना शुरू कर दिया। ये अमित शाह जी के व्यक्तित्व का आकर्षण है, ये अमित शाह जी के व्यक्तित्व का आकर्षण है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो सैद्धांतिक आधार है वह आज बड़े तबके को, विधायकों को छोड़ दीजिए, एमपी को छोड़ दीजिए, उन तबके को भी जो कल तक भारतीय जनता पार्टी के विरोधी थे, अनेक बुद्धिजीवियों को देख रहे हैं जो अपने विचार बदल रहे हैं। विधायकों को भी अधिकार है। एक बात राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले उन्हें अकल आ गई दोनों के लिए। मैं कह रहा हूँ राकेश जी, राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले उन सबको ये लगा कि अब बीजेपी में जाने का वक्त आ गया है, अब हमें भटके हुए रास्ते से सही रास्ते पर आ जाना चाहिए। देखिए, ये कोइंसिडेंस मैं इसे कोइंसिडेंस मानूंगा। मैं उससे अलग हटकर, मैं पार्टी का किसी का प्रवक्ता नहीं हूं, इससे मेरी बाध्यता नहीं है। मैं दो बातें यहां कहना चाहता हूं कि जब राजनीतिक पार्टी जमीनी हकीकत से दूर हो जाती है तो उसके नेतृत्व में दोहरापन आता है। फिर उस दोहरेपन में जमीनी कार्यकर्ता उसके साथ जुड़कर बहुत दिनों तक नहीं रह पाते हैं। जिन लोगों में विचारों के प्रति प्रतिबद्धता है उनका भी जुड़ाव नहीं हो पाता है। आज कांग्रेस, समाजवादी पार्टी इसी दोहरेपन की शिकार है। इसी कारण से आज कार्यकर्ता पार्टी को छोड़कर दूसरे दलों में जा रहे हैं। ये तो आप एमपी एमएलए को देख रहे हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और उनके समर्थक आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। इसके पीछे हर जगह पैसा देकर सदस्यता दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है, ये मानना गलत है। 50-60 के दशक में कांग्रेस एक डोमिनेंट पार्टी थी, आकर्षण का केंद्र था, लेकिन जनसंघ छोटी पार्टी थी, कहां आप तोड़ पाए? क्योंकि जनसंघ के पास संगठन था, नेतृत्व था, विचार थी। आज अब राकेश जी सारी पार्टियां टूटी हैं, मतलब नहीं। राकेश जी सारी पार्टियां टूटती हैं, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो नहीं टूटती है। हर पार्टी से नेता दूसरी पार्टी में जाते हैं तो आपका संगठन में जान बचेगी। अच्छा राकेश जी, अहमद पटेल का बयान आया, जरा सुनिए अहमद पटेल क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनकी राज्यसभा की सीट इस समय दांव पर लगी हुई है। 46 एमएलए का सपोर्ट चाहिए अहमद पटेल को राज्यसभा चुनाव दोबारा जीतने के लिए, लेकिन इस समय बहुत कांटे का मुकाबला हो गया है क्योंकि 7 एमएलए कांग्रेस के गुजरात में पार्टी छोड़ चुके हैं। जरा सुनिए अहमद पटेल क्या कह रहे हैं। कौन कर रहा है? किसने शुरुआत किसने की? सरकार ने की, अपनी एजेंसीज यूज की। सरकार हमारे लोगों को, हमारे ट्राइबल एमएलए को उठा के ले गए और उसमें एसपी और उनका हाथ था। जिस तरह से उन्होंने कहा, जिस तरह से पैसे की ऑफर की जा रही, अगर सरकार ने ये किया ही नहीं तो आज ये नौबत ही नहीं आती। तो शुरुआत तो उनकी तरफ से हुई है। इसका मतलब सब ये निकलता है कि कांग्रेस के जो एमएलए हैं उनको भरोसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल भरोसा है, पूरा भरोसा है, लेकिन जिस तरह से यहाँ के जो अधिकारी, सरकार जिस तरह से लोगों को रात को 2-2 बजे जाके उठाते हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, उसके लिए वो लोग यहाँ नहीं है। देख लीजिए, अब संबित पात्रा ये बताइए, गुजरात की पूरी सरकार का आप इस तरह में इस्तेमाल करेंगे अगर विधायकों को रात को 2 बजे उठाने में, उनको खरीदने में, तो फिर कांग्रेस क्या करेगी? इनको तो अपने शासित राज्य में अपने एमएलए को सुरक्षित रखने के लिए रिजॉर्ट में ठहराना ही पड़ेगा। संबित अच्छा, देखिए मानक जी, इन सब विषयों को लेकर आज से 4 दिन पहले कांग्रेस इलेक्शन कमीशन में गई थी। ये सब विषय जो आज कहा गया वो इलेक्शन कमीशन में कहा। इलेक्शन कमीशन ने अपनी टीम भी भेजी, वहां उन्होंने अधिकारियों से बात भी की। अगर इसमें कुछ सच्चाई होती तो इलेक्शन कमीशन अभी इस विषय को लेकर आगे आ चुका होता। अब ये कहेंगे इलेक्शन कमीशन भी बिक चुका है। इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट मांगी है गुजरात सरकार से, पूरा कायनात ही बिक गया है। इलेक्शन कमीशन ने गुजरात सरकार से रिपोर्ट करनी है, तो ये हमारी गलती नहीं है। थोड़ा होमवर्क करिए। हाँ, रिपोर्ट मांगी है ना, तो मैंने रिपोर्ट मांगी है चीफ सेक्रेटरी से। अगर इसमें इतना बड़ा तथ्य होता कि कुछ बहुत बड़ा एविडेंस इनके पास होता तो इलेक्शन कमीशन अभी तक रिप्रिमांड कर दिया होता। साहब,
इलेक्शन कमीशन है, ये ऑटोनोमस बॉडी है। तो स्वाभाविक रूप से बात घूम फिर के वहीं आ जाती है, कोई सबूत नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, पतन जो हो रहा है। संबित, मैं वही कह रहा हूँ। मैं 10 सेकंड एक बड़ी बात बता रहा हूँ। मैं 10 सेकंड एक बड़ी बात बता रहा हूँ, खत्म हो जाएगी मेरी बात इसमें। अरे चंद दिनों पहले मायावती जी ने हम सबके सामने रिजाइन कर दिया। राज्यसभा का भी टर्म 8 महीने का बाकी था, वो चली गई बाहर निकलकर। उनके चेहरे पे फ्रस्ट्रेशन दिख रहा था। क्या हमने मायावती जी को किसी प्रकार का प्रलोभन दिया कि आप यहां से रिजाइन कर दीजिए? अरे वो फ्रस्ट्रेशन था, आत्मविश्वास की कमी थी। उनको लगा कि अब मैं क्या करूंगी 8 महीने यहाँ रहकर। मानक जी देखिए, मानक जी मायावती जी के साथ चुनाव से पहले ही जो इन्होंने करना शुरू कर दिया, मतलब नहीं है कि मेरा काम है, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है कि एक स्ट्रांग विपक्ष बनाए। ये भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। आपका तो एजेंडा क्लियर है, विपक्ष अपने आप ही बने। आपसे हमें कोई, हम आपकी तरफ क्यों देखेंगे? आप तो विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं, आप तो मीडिया मुक्त भारत चाहते हैं, आप तो बात कोई ऐसा रखना ही नहीं चाहते जो आप क्यों नहीं चाहेंगे? छोड़िए ना, हम राजनीतिक पार्टी हैं, हम तो चाहेंगे भारत, हम तो चाहेंगे कि राजनीतिक तरीके से हमारे प्रतिद्वंदी समाप्त हो जाए। मान गए आप, किसने कहा? मान ही गए तो मीडिया मुक्त भारत चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहते हैं। नहीं कौन चाहता है? मीडिया हम इमरजेंसी थोड़ी लगा रहे हैं, आप नकेल कस रहे हैं, सामने दिख रहा है हर जगह आप क्या हालत। कहा मैंने आप लोग तो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी कर रहे हैं। हमारी इमरजेंसी तो हटाई भी है हमने, हमारी इमरजेंसी ओपनली लगाई और वापस हटाई। क्या करे अब? राहुल जी काम नहीं कर रहे इमरजेंसी हमको खानी। कोई आपके खिलाफ बोल दे, आप उसके खिलाफ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, चलिए और अगर तीनों नहीं काम आए तो पैसा भड़ास निकाल ही लीजिए। चारों तरफ राहुल जी को कुछ बोल तो सकते नहीं है, मेरे पर गुस्सा निकाल दीजिए। भाई हैं आप मेरे। देश देख रहा है, देश जवाब मांग रहे हैं, देश को रोजगार चाहिए, आप नहीं दे पा रहे। देश हंस रहा है, देख नहीं रहा है, देश हंस रहा है। छोड़िए, नहीं देश हंस रहा है कि अरे बेंगलोर में 5 स्टार होटल में रखने से अच्छा राहुल गांधी गुजरात चले जाते ना। देश की जो हालत कर दी है, अरे राहुल गांधी गुजरात चले जाते, सवाल सारे विधायकों को संभाल के अपने पास संभाल के रखते हैं, खुद जाएंगे यूरोप और सबको भेजेंगे 5 स्टार होटल। ये जो घमंड की, ये जो छोड़ ही दिया राहुल गांधी, आप पकड़ा है, छोड़ ही दिया, हमें थोड़ा फायदा ही होगा। आपने छोड़ दिया, आपका घमंड आपको मुबारक हो, आपको आपका घमंड आपको मुबारक हो। कोई घमंड नहीं है भैया, मैं तो आपको बोल रहा हूँ, थोड़ा सा गुस्सा आपके मन में भी राहुल जी के लिए है, मेरे पे उतार दीजिए, कोई चिंता नहीं है, आपके भाई हैं हम भैया। हमारे मन में जो गुस्सा है ऐसी सरकार के खिलाफ है, आप बोल नहीं सकते, जो जवाब देने से घबराती है, जो मीडिया मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त भारत चाहती है। नहीं, वो सब पता है। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा बिहार में देखी हमने, सरकार तो राहुल सरकार है, गुजरात में दिख रही है, सरकार तो हिंदू सरकार है, दिख रहा है भ्रष्टाचार। 20 करोड़ कहां से आ रहे हैं साहब? इसका जवाब नहीं दे पा रहे आप। 15 करोड़ कौन दे रहा है आपको एक एमएलए के? कहां से आ रहा है? 20 करोड़ भी जानते हैं, 20 करोड़, अरे 20 करोड़ को ऑफर कर रहा था, ये है भ्रष्टाचार चाहिए था ना। ये है भ्रष्टाचार। 20 करोड़ को ऑफर कर रहा था तो तुरंत रखना चाहिए था, उसको दिखाना चाहिए था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था। मजाक ऐसे मत उड़ाइए, 20 करोड़ कम से कम लोकतंत्र का मजाक मत उड़ाइए संबित जी, मत उड़ाइए लोकतंत्र का इस तरह से मजाक। 20 करोड़ रुपए आपके पास है तो निकालिए ना उसको बाहर, उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करिए। हंसूंगा नहीं तो क्या करूंगा राहुल गांधी के ऊपर? राहुल गांधी उतना ही सीरियस है, हंसने लायक ही है। तो मैं तो बोल रहा हूँ अगर 20 करोड़ रुपए किसी को दिए गए हैं तो निकाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए ना। हम लोग नियम पे चलने वाले लोग हैं, जनता को फर्क नजर आ रहा है आज आप में और हम में। बाबा, अच्छा है, पूरा देश को लूट लिया 10 वर्ष में नियम पे चलने वाले लोग। अरे छोड़िए इस तरह की बातें, लूटा हमने, खरीद फरोख्त आप कर रहे हो, कमाल है साहब। गोवा में आप एमएलए खरीद लो, मणिपुर में आप एमएलए खरीद लो, लूटा आपने। कमाल है जी, कमाल है। अरे आपने लूटा तभी तो जीता आपने। गोवा में आपने कैसे खरीद लिया एमएलए? मणिपुर में कैसे कमाल है? कब तक बिहार में आपने क्या किया और गुजरात में क्या कर रहे हैं? जनता को दिख रहा है। कब तक सहिएगा पवन जी? आप भी छोड़िए। अरे आरोप हम पे लगाते हैं लूटने का और खर्चे आप कर रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला। राहुल गांधी नामक मिसाइल लॉन्च नहीं होने वाला, कितना भी हवा भरते रहिए बैठ के यहाँ पे, वो नहीं होने वाला। आप लिख लीजिए, आप नहीं होने वाला। आप राहुल गांधी जी की माला जपते रहिए, जनता देख रही है आप कर क्या रहे हैं। सब एक एक करके छोड़ के चले जाएंगे, पवन गति से चले जाएंगे। अरे साहब पवन जी, पवन गति से छत छोड़ चले जाएंगे, पवन खेड़ा जी रक्षा नहीं कर पाएंगे। आप कितने गंभीर है लोकतंत्र को लेकर, आप परेशान हो आपके चेहरे से, आपके एक्सप्रेशन से। अच्छा, एक क्लोजिंग कमेंट गंभीरता भैया,
जूही सिंह ने छोड़ रहे हैं, गंभीरता मैं दिखाऊं। आपके पास 20 करोड़ रुपए हैं तो लाइए ना, उसको पकड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, घूम फिर के बात वहीं आ जाती है। आपके पास घूम फिर के मैं बहुत देर से कह रहा हूं, बात सबूत पर आ जाती है। सबूत कोई भी नहीं है। क्या हॉर्स ट्रेडिंग हुई, क्या विधायकों को लालच दिया गया, धमकाया गया, या फिर उनको मारा पीटा गया, अपहरण किया गया? जूही सिंह, देखिए, संबित भी वही कह रहे हैं और राकेश जी भी अभी वही कह रहे थे। ये कोइंसिडेंस हो सकता है राज्यसभा चुनाव से पहले, या फिर आपके यूपी में ही देख लीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को चुनाव जीतना है, उससे पहले अगर आपके एमएलसी रिजाइन कर रहे हैं तो ये एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है। हमेशा से नेता पार्टियां छोड़ते रहे, दूसरी पार्टियों में जाते रहे। सीधे राजनीतिक भ्रष्टाचार बीजेपी का इसे कह देना आपकी जल्दबाजी नहीं है, बहुत कन्वीनियंट है। वैसे जी नहीं मानक जी, जिंदगी में इतने इत्तेफाक होते नहीं हैं, और ये आम चुनाव है नहीं, इनकी भी सहूलियत है कि जो लोग इसमें भाजपा को ही क्यों कहना, क्योंकि जो पार्टियां रिजाइन करके गई हैं वो भी इक्वली इन्वॉल्व हैं, वो भी इक्वली जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो भी जनता से चुन के नहीं आई थी, उनको समाजवादी पार्टी ने एमएलसी बनाया था, एक सम्मान दिया था, तो उनकी भी नैतिकता है। केवल भाजपा में मैं उंगली नहीं, और शायद इसीलिए ये ज्यादा चुभ रहा है आपको इत्तेफाक होते नहीं कि आपने जिन अपने लोगों को वफादार समझकर एमएलसी बनाया था वही साथ छोड़ गए, इसीलिए ज्यादा चुभ रहा है जी। चुभ नहीं रहा है, सीख रहे हैं मानक जी, सीख रहे हैं। सीखना जिंदगी की प्रक्रिया है, तो अब और विश्वास करने से पहले सोचेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए बीजेपी के संबित पात्रा, क्या कांग्रेस के एमएलए बिकाऊ हैं क्या? कोई सबूत लाइए। पवन खेड़ा कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है गुजरात में, और इसीलिए अपने घर को चोरों से बचाने के लिए हमने घर में रहने वालों को दूसरी जगह, या अपनी संपत्ति को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। राकेश सिन्हा कह रहे हैं सिर्फ इत्तेफाक है ये कि राज्यसभा चुनाव से पहले इस तरह के डिफेक्शंस हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए जूही सिंह, राकेश सिन्हा, पवन खेड़ा और संबित पात्रा। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए News 24।